देखो अगला जो ठीक इसके बाद का जो बिंदु आता है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताना चाहूंगा। क्या? हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण। अन्य वर्ण का मतलब यह नहीं है कि ये स्वर या व्यंजन है। अन्य वर्ण का मतलब यह है कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर 11 और व्यंजन 33 पढ़ रहे हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा के लेखन में कर रहे हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों से हम जब वाक्यों का निर्माण करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें इन 11, 33 अर्थात कुल 44 वर्णों को, स्वर कितने थे? 11 तो है हमारे पास स्वर पढ़ चुके, और 33 हमने क्या पढ़े हैं? व्यंजन पढ़े हैं। तो 11 और इन 33, इन 44 वर्णों का तो हमें पता चल चुका। इन 44 वर्णों का तो आपको भी पता चल चुका, लेकिन इन 44 वर्णों से संपूर्ण हिंदी भाषा का निर्माण नहीं हो रहा। इनके अलावा भी हिंदी के शब्द लेखन में हमें बहुत सारे अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, और वो अन्य वर्ण कौन कौन से हैं, हम उन अन्य वर्णों की ही चर्चा करेंगे। अर्थात हिंदी भाषा में 11 और 33 के अलावा कौन कौन से अन्य वर्ण हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखो, नंबर 1 पे मैं नाम लूंगा अयोगवाह का। अब आपको याद आ गया होगा कि मैंने कहा था पहले कि इनको सिर्फ माइंड में रखना, इनके बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वो वाले वर्ण अब आ चुके हैं, अन्य वर्णों के रूप में इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है किसकी? अयोगवाह की, कि अयोगवाह वर्ण क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो देखो सबसे पहले नाम तो है इनका अयोगवाह, संख्या होती है कितनी? 2। हिंदी भाषा में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि स्वरों की संख्या सबको याद रहती है 11, व्यंजनों की संख्या सबको याद रहती है 33, लेकिन अयोगवाह वर्ण, पहली तो समस्या यही आ जाती कि है क्या। हाँ बिल्कुल, यही समस्या आ जाती है कि अयोगवाह होते क्या हैं। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अब वापस से बता रहा हूं। देखो अयोगवाह शब्द बनता है 3 पदों के योग से, ए, योग और वाह से। ए उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है नहीं। ए उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? नहीं। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। और वाह का मतलब होता है वहन होने वाले। वाह का मतलब क्या होता है? वहन, वहन होने वाले, अर्थात वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते। जुड़कर वहन किसके साथ नहीं होते? व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। जो अयोगवाह दोनों वर्ण हैं, उनका प्रयोग व्यंजनों पे नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें यह कहा था कि ये बिंदु का जो करिश्मा था, इस बिंदु वाला जो मैटर मैंने आपको समझाया था, इन चरणों को हम समझ रहे थे, तो इस ऊपर वाले बिंदु को हमने नाम दिया था अनुस्वार। क्या नाम दिया था? अनुस्वार। और अनुस्वार इन अयोगवाहों, 2 अयोगवाह जो होते हैं उनमें से एक है। जो 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं उनमें से एक वर्ण है अनुस्वार, और दूसरा वर्ण है विसर्ग। दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? विसर्ग। इस विसर्ग और अनुस्वार, इन दोनों को एक नाम दिया जाए तो वो एक नाम क्या होगा? अयोगवाह। वापस से सुनना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। अनुस्वार इसका अलग नाम है, ये रहा लाइन के ऊपर बिंदी, या हम कहें कि लेखन रूप में ए के ऊपर बिंदी लगा के लिख रहे हैं। और विसर्ग के लिए हम लिखते हैं ए के आगे 2 ऐसे ऊपर नीचे 2 बिंदियां लगाकर। जब विसर्ग की हमें मात्रा लगानी हो तो ऊपर नीचे 2 बिंदियां लगाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? विसर्ग। और इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को एक नाम से जाना जाएगा, वो नाम क्या होगा? अयोगवाह है। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, इन दोनों को एक नाम देंगे तो कह सकते हैं जैसे मित्र हैं या भाई हैं। ठीक उसी प्रकार से अब 2 मित्र हैं या 2 भाई हैं, लेकिन इन दोनों का अपना अपना कोई नाम तो होगा। ठीक वही बात यहां पर भी लागू हो रही है कि यह एक अनुस्वार वर्ण है और दूसरा वर्ण विसर्ग है, लेकिन दोनों को एक नाम क्या देंगे? अयोगवाह है। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? कि वे वर्ण जो व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, इसका मतलब इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? केवल स्वरों के साथ किया जाता है। अब इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये तो हो गई रटने वाली बात कि सर अयोगवाह वे होते हैं जो स्वरों के साथ जुड़ते हैं, व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते। कैसे जुड़ते हैं और कैसे नहीं जुड़ते, उस चीज को समझो पहले एक बार। देखिए, जैसे मैं एक शब्द लिखूंगा नमः, एक शब्द लिखूंगा कंठ, और अयोगवाह जो दोनों वर्ण हैं उन दोनों को मैं लिख रहा हूं, ये रहा अंग और ये है अह। और यहां पर इस अंग का भी मैंने प्रयोग कर लिया, ये रहा, और इस अह का भी मैंने प्रयोग कर लिया यहां पर। अब हमें देखने में तो ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ये अनुस्वार कह के ऊपर आ रहा है और यहाँ पर ये विसर्ग जो है ये मैं के साथ लगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था, हमने अभी अभी पढ़ा है, हमने अभी अभी ये पढ़ा है क्या
कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि किसी व्यंजन में से स्वर बाहर निकाल दिया जाता है तो व्यंजन हलंत हो जाता है, व्यंजन आधा हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। समझो, देखो, इसका यदि पूरा टुकड़ा किया जाए, इसका शाब्दिक विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं, शाब्दिक विच्छेद कर रहा हूं, इस शब्द में जितने भी वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन हैं, उन सबको अलग अलग लिख रहा हूं। देखो कैसे, जैसे यहां पर सबसे पहले क्या है? न। न को यदि स्वर रहित करेंगे तो न में जुड़ा हुआ ए बाहर आ जाएगा। उसके बाद में मैं, तो मैं वर्ण को यदि स्वर रहित करेंगे तो मैं वर्ण में जुड़ा हुआ ए भी बाहर आएगा। और उसके बाद में क्या लगा हुआ है? विसर्ग। तो आप देख रहे होंगे कि ये विसर्ग बताओ व्यंजन पे लगा हुआ है या स्वर पे लगा हुआ है? बिल्कुल, स्वर पे लगा हुआ है। यहाँ पर देखने में तो हमें ऐसे लग रहा था कि ये मैं वर्ण पे लगा हुआ है, पर वास्तव में ये मैं वर्ण पे नहीं है, क्योंकि मैं वर्ण व्यंजन है और मैं वर्ण को जैसे ही हलंत किया तो मैं में जुड़ा हुआ ए बाहर आया और हमें पता चला कि विसर्ग किसके साथ जुड़ा हुआ था? स्वर के साथ जुड़ा हुआ था। अर्थात अयोगवाह ध्वनियां व्यंजनों के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं ली जाती। कैसे नहीं ली जाती? समझिए, अगर यह विसर्ग व्यंजन के साथ जुड़ा होता, यदि यह विसर्ग व्यंजन के साथ जुड़ा होता तो व्यंजन हलंत होता और उसके साथ विसर्ग जोड़ा जाता। और इस प्रकार से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं आता? इसकी वजह समझो। इसकी वजह यह है कि एक वर्ण पर एक समय में एक साथ दो चिन्ह प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। ये एक साहित्य की बात बता रहा हूं। भाषा विज्ञान में जब पढ़ेंगे, वर्णों को आधा करने के नियम जब आएंगे, उस समय भी आपको ये चीज मैं बताऊंगा। वापस से सुनना कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग व्यंजनों पे क्यों नहीं होता। इसका कारण यदि हमें जानना हो तो इसका कारण एक ही है, और वो क्या है? सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यह चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। और यदि किसी व्यंजन में जुड़ा हुआ स्वर बाहर निकाल दिया जाता है, किसी भी व्यंजन में जुड़ा हुआ स्वर अलग कर दिया जाता है, तो वह व्यंजन जो होता है उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिएगा या कोई भी वर्ण है व्यंजन, और तो उसके नीचे क्या लगा दिया गया? हलंत। अब हलंत लगा देने के बाद अनुस्वार का चिन्ह लगाओगे तो आपको ऊपर बिंदी लगानी पड़ेगी, और विसर्ग का चिन्ह लगाओगे तो आगे दो बिंदियां लगानी पड़ेंगी। और हिंदी वर्णमाला में एक वर्ण पर एक समय में एक से ज्यादा चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। अब आप ये कहोगे कि सर ये हलंत हटाई दो और आप तो केवल विसर्ग ही लगा दो, तो हलंत हटाओगे तो इसमें स्वर जुड़ गया, और यदि आपने हलंत लगा दिया तो इसमें हलंत लग गया, अर्थात चिन्ह लग गया। हलंत लगा दिया तो इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके साथ एक चिन्ह पहले ही लगा हुआ है, हल चिन्ह पहले ही लगा हुआ है। अगर आप इस हल चिन्ह को हटा देते हो, अगर आप इस हल चिन्ह को हटा देते हो तो आप इसमें स्वर जोड़ चुके हो, और स्वर जोड़ चुके होने के बाद चाहे अनुस्वार लगाओ चाहे विसर्ग लगाओ, यह अनुस्वार और विसर्ग किस पे आएगा? स्वर पे। जैसे यहां पर हमने विसर्ग का तो उदाहरण देख लिया, अनुस्वार का उदाहरण बात करें। जैसे कंठ को हलंत करने में कै को हलंत किया तो कै में क्या जुड़ा हुआ है? ए। और ए के आगे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। ए के आगे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। और उसके बाद में क्या है? ठे। और ठे में क्या जुड़ा हुआ है? ए। तो हमें पता चल चुका है मित्रों कि यहाँ पर जो ये अनुस्वार है ये भी किसके ऊपर आ रहा है? ए के ऊपर। यहाँ पर जो विसर्ग था, यहाँ पर जो विसर्ग था वो भी किस पे आ रहा था? ए पे आ रहा था। अर्थात अनुस्वार और विसर्ग सदैव किसके साथ जुड़कर वहन होते हैं? स्वरों के साथ जुड़कर वहन होते हैं। यह व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट और मैं बताना चाहूंगा। यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वर्णों में से किसी का भी प्रयोग किसी शब्द में हो रखा है, जैसे मान लीजिएगा ये नमः में हो रखा है, अब हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि न में भी ए जुड़ा हुआ है और मैं में भी ए जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस नमः शब्द में कुल कितनी मात्राएं होंगी, तो न में जुड़ा हुआ ए की मात्रा होती है एक, और यहां भी मैं में जुड़ा हुआ है ए, और ए की मात्रा भी होती है एक। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? 2, जो सरासर गलत है। ध्यान रखना, अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह ध्वनियां दीर्घ स्वर के अंतर्गत गिनी जाती हैं, अर्थात इनका दीर्घ स्वर माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हो रखा है और विसर्ग का प्रयोग हो रखा है तो उस वर्ण पे कितनी मात्राएं मानी जाएंगी, ये छंद वाले विद्यार्थी स्पेशली ध्यान रख लेना। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय से और प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी विषय से और पुलिस एसआई वाले कैंडिडेट ध्यान रखना इस चीज के लिए कि यदि आपको छंदों में मात्रा लगाने का नियम यदि पूछ लिया जाता है तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अनुस्वार के प्रयोग वाले वर्ण के ऊपर या वर्ण से ठीक पहले, जहां अनुस्वार का प्रयोग हो रखा है उसके ठीक पहले वाले वर्ण पे कितनी मात्राएं मानी जाती हैं। चाहे एक मात्रा वाला स्वर जुड़ा हुआ हो चाहे दो मात्रा वाला स्वर जुड़ा हुआ हो, उसमें सदैव 2 मात्राएं ही मानी जाएंगी।
जैसे यहाँ पे मैं में एक मात्रा का स्वर जुड़ा हुआ है ए, लेकिन यदि इसके ऊपर मात्रा गिनी जाए तो न के ऊपर तो एक मात्रा है, लेकिन मैं के ऊपर कितनी मात्रा मानी जाएंगी? दो। अब आप सोच रहे हो मैंने दो उल्टा लिख दिया। नहीं मित्रों, यह क्या है? दो मात्राओं का साइन है, दो मात्राओं का संकेत है। जहां भी दो मात्राएं जुड़ी हुई हो तो आपको ऐसे एस की तरह लिखना होता है, ये छंदों की भाषा में। और यदि एक मात्रा जुड़ी हुई हो तो वहां पर हमें एक खड़ी पाई का प्रयोग करना होता है। अब मेरा सवाल यह था कि नमः में कुल कितनी मात्राएं हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 3। कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं हैं। ये चीज आप समझ चुके होंगे क्या कि अयोगवाहक वर्ण क्या होते हैं और कितने होते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसके बारे में बात करी। तो हिंदी भाषा के जो अन्य वर्ण पढ़ रहे हैं, इन अन्य वर्णों में सबसे पहला वर्ण जो हमें पढ़ने को प्राप्त हुआ है, और वो पहला वर्ण क्या है? अयोगवाह है। सबसे पहला वर्ण जो हमने देखा वो कौन सा है? अयोगवाह है। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। और दो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अंग जिसका उच्चारण करते हैं, और एक है आपका कौन सा? अ है। इन दोनों के अपने अपने नाम भी हैं, और इन दोनों के अपने अपने नामों में देखो, इसको तो कहा जाता है क्या? अनुस्वार। इसको तो क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। यदि अनुस्वार का संकेत पूछ लिया जाए तो लाइन के ऊपर बिंदी लगाएंगे। यदि अनुस्वार का साइन पूछ लिया जाए कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, तो सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी के रूप में। और विसर्ग के रूप में यदि संकेत पूछा जाए तो ऊपर नीचे दो बिंदुओं का प्रयोग कर हम विसर्ग का संकेत लगाते हैं। ये तो कौन सा था? अयोगवाह वर्ण। यह तो कौन सा है? अयोगवाह वर्ण। उसके बाद में बात आती है किसकी? संयुक्त अक्षरों की। किसकी बात आती है? संयुक्त अक्षरों की। संयुक्त अक्षर का मतलब यह हुआ कि वे वर्ण जिनमें कम से कम दो या दो से अधिक वर्णों का योग हो रखा हो, उन वर्णों को संयुक्त अक्षर कहा जाता है, उन अक्षरों को संयुक्त अक्षर कहा जाता है। और हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं वो 4 मित्रों? देखो, एक तो क्षय, एक है त्रय, एक है जय, और एक है आपका श्रय। एक क्या है? श्रेय। वापस से बता रहा हूं, संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन से होते हैं? जिसमें कम से कम 2 व्यंजन हो और एक क्या होता है? स्वर। या मैं कहूं न्यूनतम 3 वर्णों के योग से बनने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? संयुक्त अक्षर कहा जाता है। सवाल कैसे आता है सर? बहुत अच्छा प्रश्न होता है आपके दिमाग में ये कि सर इनमें से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। बात करूं मैं अयोगवाह वर्ण की, तो अयोगवाह वर्ण से संबंधित कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है कि अयोगवाह वर्ण किन के साथ जोड़े जाते हैं, या अयोगवाह वर्णों के संबंध में संगत कथन का चयन करो और विकल्प दे दे। इनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ किया जाता है, यह वाला कथन क्या होगा? सही होगा। अयोगवाह वर्णों के संदर्भ में संगत कथन कौन सा होता है? इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ ही किया जाता है। दूसरी बात आ जाती है, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो सदैव कितनी होगी? 2। अयोगवाह वर्णों में कौन कौन से वर्णों को शामिल किया जाएगा? दोनों को। तो एक तो है अनुस्वार और दूसरा क्या है? विसर्ग। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? संयुक्त अक्षरों की। तो पहला सवाल यह होता है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या मानी जाती है, या हम हिंदी में संयुक्त अक्षरों की या संयुक्त वर्णों की संख्या मानी कितनी गई है? तो संयुक्त अक्षर कितने माने गए हैं यहाँ पे? 4। कितने माने गए हैं? 4। जबकि हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं, क ख ग घ जब अध्ययन करते हैं, तो कैसे लेकर के जय तक में हम केवल 3 प्रकार के संयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत बार विद्यार्थी विकल्प चयन कर लेते हैं, कौन सा? 3, जबकि वास्तविक उत्तर क्या होता है? 4। अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? या तो ये बहुत छोटा प्रश्न पूछ लेगा कि संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और वो 4 कौन कौन से हैं? तो 4 का अगर हमें पता नहीं है तो हम 4 की बात कर सकते हैं कि ये वाले 4 हैं। अब दूसरा सवाल जो आता है वो क्या आता है? इन चारों संयुक्त अक्षरों का हमें क्या पूछता है? विच्छेद पूछता है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं किसका? क्षय का सही विभाजन पूछे तो क्षय का सही विभाजन होता है क्या? क। उसके बाद मूर्धन्य से, और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है? ए। अर्थात इन तीनों वर्णों को जोड़ने पर क्या बनता है? क्षत्रिय वाला क्षय बनता है। वापस से सुनना, संयुक्त अक्षर में कितने हैं? कम से कम 2 व्यंजन है और एक क्या जुड़ा हुआ है? स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो क और मूर्धन्य से, ये दो तो है व्यंजन, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ए स्वर। कई बार हमें क्या करता है पेपर बनाने वाला, थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए हमारे जहन में ये बात रहती है कि कै भी हलंत लगा हुआ होगा और से भी हलंत लगा हुआ होगा। तो वह विकल्प कैसे बना देता है इसके? जैसे कै का भी हलंत हटा दिया और से को हलंत लगा दिया और उसके बाद में ए लिख दिया। अगर इस प्रकार का विकल्प आ जाता है तो इसका आंसर क्षय नहीं होता, इसका आंसर होता है कस।
क्योंकि कै पूरा हुआ है और शय में ए जोड़ोगे तो शय भी पूरा हो जाएगा, जो पूर्णतः क्या होगा, गलत होगा, जो कि पूर्णतः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके जगह जो सही विकल्प दे सकता है वो सही विकल्प क्या हो सकता है, जैसे कै तो आधा का आधा ही होगा, लेकिन इस ए को यदि शय में जोड़ दिया जाए मूर्धन्य शय में, तो इस मूर्धन्य शय का हलंत हटा करके लिख सकता है। यह वाला विकल्प भी आपको दिया जा सकता है जो कि पूर्णतः सही होगा। कैसे किया मैंने, कै हलंत का कै हलंत लिख दिया है, लेकिन इस ए को यदि इस शय में जोड़ देंगे तो यदि व्यंजन में स्वर जोड़ा जाएगा तो व्यंजन में लगा हुआ हलंत क्या हो जाता है, हट जाता है, अर्थात ये स्वर सहित हो जाता है। नंबर 2 पे बात आती है, दूसरा संयुक्त अक्षर कौन सा है, त्रय जिसको हम बोलते हैं, इसका विच्छेद होता है तय आधा, फिर उसके बाद रे भी आधा और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, ए। यदि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं तय को तो आधा और रे में ए जोड़ करके रे को पूरा लिखा जा सकता है। तीसरा जो संयुक्त अक्षर आता है जय जिसको हम बोलते हैं, देखो जय और इसी वर्ग का पांचवा या च वर्ग का पांचवा वर्ण जिसको अणेखाली बोलते हैं, ये और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ए। इन तीनों को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे जय को आधा और पंचमाक्षर में ए जोड़ करके इस च वर्ग के पंचमाक्षर को पूरा भी लिख सकता है। और चौथा जो संयुक्त अक्षर आता है वो आता है कौन सा, श्रेय। और श्रेय का सही विच्छेद होता है ताल वे सकार, उसके बाद में रे वर्ण और उसके बाद में ए। यदि हम चाहें तो ताले व सकार को आधा और रे को पूरा भी लिख सकते हैं। यहां तक की बात आपको ध्यान से समझनी है। एक बार मैं वापस दोहरा रहा हूं कि इसका संयुक्त अक्षर क्या चीज है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कैसे होता है या संयुक्त अक्षर लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि संयुक्त अक्षर कहा किसको जाता है, तो ऐसे वर्ण जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर का योग होता हो, कम से कम कितने वर्ण हो, 3, उन वर्णों को क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है, संयुक्त अक्षर कहा जाता है। दूसरी बात आई हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा जवाब क्या होगा, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। फिर अगला प्रश्न है 4 कौन कौन से होंगे, क्षय, त्रय, जय और श्रेय। क्षय, त्रय, जय और श्रेय। अब बात आती है क्या इनका सही विच्छेद हमें पता होना चाहिए। क्षय का सही विच्छेद होता है कै मूर्धन्य से और उसमें ए जुड़ा हुआ है। यदि हम चाहें, अब ये विकल्प क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी रट चुके होते हैं, बहुत अधिकतम को पता ही होता है, तो पेपर बनाने वाला क्या करता है, इस ए स्वर को अंतिम व्यंजन में जोड़ देता है और इसका हलंत हटा देता है, क्योंकि यदि व्यंजन को स्वर मिल जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा, क्यों, व्यंजन स्वर सहित हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही इस कै को हलंत करेंगे और से को पूरा लिखेंगे तो यही इसका अन्य विकल्प भी बनता है जो इसका पूर्णतः सही जवाब हो सकता है। अब त्रय में भी तय को तो आधा लिख दिया और रे को पूरा लिख सकता है, या फिर तय और रे दोनों को आधा कर देंगे तो ए को अलग लिखेंगे। जय का भी वादन क्या होता है, जय और इसी वर्ग की अणखाली और उसी के बाद ए। अगर हम चाहें तो जय को आधा लिख के इस चय वर्ग के पंचमाक्षर को पूरा भी लिख सकते हैं। श्रेय का सही विभाजन क्या होगा, से, और से में क्या जुड़ा हुआ है, रे, और उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, ए। यदि हम चाहें तो तालव्य से को आधा लिख करके इस ए को रे में शामिल कर रे का हलंत हटा करके भी इसका जवाब लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल मैंने अभी तक 2 अन्य वर्णों की बात करी है। एक तो कौन सा, अयोगवा है, एक तो कौन सा देखा, अयोगवा है, और एक हमने कौन सा देख लिया है, संयुक्त अक्षर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 2 संयुक्त अक्षर पढ़ लिए हैं हमने। पहला तो कौन सा पढ़ा है, संयुक्त अक्षरों सॉरी अन्य वर्णों में पहला तो हमने कौन सा पढ़ा, अयोगवाह पढ़ लिया। अयोगवाहों की संख्या कितनी हो गई, 2। उसके बाद में दूसरे बिंदु हमने कौन सा पढ़ा, संयुक्त अक्षर। दूसरा बिंदु हमने कौन सा पढ़ा, संयुक्त अक्षर, और संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 4। अब हिंदी वर्णमाला में इनके अलावा और कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखो नंबर 3 पे मैं लिख रहा हूं विकसित स्वर, विकसित स्वर या विकसित स्वर ध्वनियां। तो विकसित स्वर ध्वनि की बात करें तो केवल एक। अब ये क्या है हमें यही नहीं पता, चलो मैं इसका दूसरा नाम लिखता हूं, अनुनासिक। यह भी नहीं पता अनुनासिक क्या होता है, यह भी हमें नहीं पता। तो चलो इसका अन्य नाम और लिख लेते हैं, चंद्र बिंदु। हाँ, यह नाम हमने पढ़ रखा है क्योंकि यह तो हम बहुत बार बोलते आए हैं, चंद्र बिंदु। ये तो है चंद्रमा और ये क्या है, बिंदु। जब चंद्रमा और बिंदु दोनों चीजें होती हैं तो उसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। इस चंद्र बिंदु का उच्चारण कहां होता है, नाक या मुंह या दोनों से, दोनों से। वापस से समझना,
यह अनुस्वार जो वर्ण हमने अयोगवाह में पढ़ा था, अंग जिसको बोलते हैं, यह होता है तत्सम रूप। यह कौन सा रूप होता है? तत्सम रूप। और इस अनुस्वार का तद्भव रूप, अर्थात इस अनुस्वार को सरल करके यदि लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। अनुस्वार में संपूर्ण वायु कहां से निकलती है? नाक से, या मैं कहूं प्राणवायु का ज्यादातर भाग कहां से आता है? नाक से बाहर आता है। तो उच्चारण किसका होगा? अनुस्वार का होगा। लेकिन यदि प्राणवायु का आधा भाग नाक से और आधा भाग मुंह से निकले, अर्थात इसमें नाक प्लस मुंह है, दोनों से प्राणवायु बराबर भागों में बाहर निकलती है, तो उस वर्ण का नाम क्या होता है? अनुनासिक होता है, जो कि इस अनुस्वार का क्या रूप है? तद्भव रूप है। अनुस्वार का कौन सा रूप है? ये तद्भव रूप है। और हिंदी में इसको विकसित स्वर इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा बनी संस्कृत भाषा से, लेकिन इस अनुनासिक का निर्माण हिंदी ने स्वयं ने किया है। अर्थात हिंदी भाषा में जो हम 11 स्वर और 33 व्यंजन जो पढ़ते आ रहे हैं, ये कहां से आए हैं? संस्कृत से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? संस्कृत से। जब हम कल विकास पढ़े थे हिंदी भाषा का, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा का विकास अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा से हुआ है। लेकिन हिंदी भाषा के जो 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, ये कहां से आए हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी ने ग्रहण किए हैं। लेकिन ये वाला जो अर्ध चंद्र बिंदु जो है, जिसमें आ के ऊपर जैसे चंद्रमा और ये बिंदु लगा करके हम लिखते हैं, आंख लिखना हो, कांच लिखना हो, इस प्रकार से, तो यह जो हम लगा रहे हैं चंद्रमा और बिंदु, ये चंद्रमा और बिंदु वाले जो शब्द होते हैं, तो ये चंद्रबिंदु जो स्वर है, चंद्रबिंदु जो ध्वनि है, अनुनासिक जो ध्वनि है, यह हिंदी ने स्वयं ने विकसित की है। अर्थात मूल भाषा या संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता था। आप इसको इस तरीके से समझो कि जिस समय हिंदी का निर्माण हुआ था, उस समय इस प्रकार का कोई वर्ण नहीं था, इस प्रकार का कोई वर्ण संस्कृत में नहीं था। आज भी आप संस्कृत की किताब उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं चंद्रबिंदु लगी हुई कोई बात मिले या चंद्रबिंदु लगा हुआ कोई शब्द या वर्ण मिले, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय संस्कृत भाषा की वर्णमाला बनी थी, उस समय यह था ही नहीं। यह तो हिंदी वालों ने अब बनाया है 1000 वर्ष पहले, अर्थात ये हिंदी ने खुद ने विकास किया है, इसलिए तो इसका नाम क्या होता है? विकसित स्वर। इसके उच्चारण में प्राणवायु नाक और मुंह से दोनों से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक। इसमें चंद्रमा और बिंदु की तरह आकृति बनती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? चंद्रबिंदु कहा गया। और हिंदी में ऐसा कितने वर्ण होते हैं? केवल एक ही वर्ण होता है। कितना वर्ण है? केवल एक ही वर्ण होता है। और वो एक वर्ण कौन सा है? आपका ये वाला, जिसमें आ के ऊपर चंद्रमा और बिंदु लगाकर हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये विकसित स्वर ध्वनि के रूप में गिना जा रहा है। अब बात आती है कौन सी? आगे की बात, वो क्या है? सुनिए। अब हिंदी में हमने 3 बातें देख ली। सबसे पहले मैंने क्या बताया? अन्य वर्णों में आपको अयोगवा है। उसके बाद में नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा? संयुक्त अक्षर। और 3 नंबर पे क्या पढ़ लिया? विकसित स्वर। 3 नंबर पे क्या पढ़ लिया? विकसित स्वर ध्वनि। अब विकसित स्वर ध्वनि के रूप में हमने बात करी है अनुनासिक की। अब हिंदी में अगर स्वर ध्वनि का विकास हुआ है, तो व्यंजन ध्वनि का विकास भी हुआ है। तो उनको कहा जाता है क्या? ताड़नजात। क्या कहा जाता है? ताड़नजात। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया कि इनके बारे में तो पहले बता चुका हूं मैं। हाँ, ताड़नजात। ताड़नजात का एक दूसरा नाम क्या होता है? उत्क्षिप्त। क्या होता है? उत्क्षिप्त। और ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। अयोगवाह भी कितने थे? 2। संयुक्त अक्षर कितने थे? 4। और विकसित ध्वनि कितनी है? 1। कितनी है? 1। लेकिन ताड़नजात कितने हैं? 2। कौन कौन सा? ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड और ट वर्ग का तीसरा वर्ण ढ, चौथा वर्ण ढ। यदि इनके नीचे बिंदु लगा दी जाए, ताड़नजात चिन्ह लगा दिया जाए, तो बनने वाला जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? उत्क्षिप्त वर्ण कहलाएगा या ताड़नजात वर्ण कहलाएगा। एक बार आप वापस से इस बात को सुनिए। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के अन्य वर्ण। हिंदी भाषा के अन्य वर्ण। अन्य वर्ण का मतलब है 11 स्वर और 33। 11 स्वर और 33 कुल बराबर 44 वर्णों के अलावा ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में शब्द लेखन या वाक्य लेखन या वर्ण विचार के अंतर्गत हम कर सकते हैं, या इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? तो उन वर्णों में सबसे पहले तो मैंने बात की 2 वर्ण तो अयोगवाह होते हैं, जिसमें एक आता है अनुस्वार और एक आता है विसर्ग। एक तो आता है अनुस्वार और एक क्या आता है? विसर्ग। उसके बाद में हमने 4 वर्ण देखे हैं। वो कौन से देखे? हमारे सामने जो 4 वर्ण आए हैं जिनको संयुक्त अक्षर नाम दिया गया और जिनका हमें टुकड़ा पूछ सकता है, कि क्षय त्रय ज्ञ या इस श्रेय का विभाजन क्या होगा। उसके बाद में मैंने बात आरंभ की, वो कौन सी है? विकसित स्वर ध्वनि। और विकसित स्वर ध्वनि जिसको अर्धचंद्र बिंदु भी कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी आई? 1। और ताड़नजात कितने होते हैं? 2। ताड़नजात कितने होते हैं? 2। इनको भी आप चाहो तो विकसित स्वर विकसित व्यंजन कह सकते हो। विकसित व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? उसकी वजह भी यह है कि इनका निर्माण भी संस्कृत में नहीं हुआ था। इनका निर्माण भी हिंदी वालों ने, हिंदी ने या हिंदी भाषा भाषियों ने स्वयं की सुविधा के लिए बाद में किया है। अर्थात संस्कृत की पुस्तक में इन दोनों के
प्रयोग का भी कोई शब्द हमें देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत भाषा में एक तो आपको अर्धचंद्र बिंदु लगा हुआ कोई शब्द नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह तद्भव रूप है। ये क्या है? तद्भव रूप है। और अनुस्वार क्या होता है? तत्सम रूप। अनुस्वार क्या होता है? तत्सम रूप। तत्सम का मतलब है दोस्तों संस्कृत भाषा के शब्द। तत्सम का मतलब क्या है? मूल भाषा के शब्द। और तद्भव का मतलब है वो सरल रूप। मूल भाषा के शब्दों का यदि रूप सरल हो जाता है, बदल जाता है, हिंदी में आ जाता है, तो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तो एक तो यह है चंद्र बिंदु की ध्वनि, और इसके अलावा एक आपका ताड़नजात अड़ है और एक आपका ताड़नजात अड है। ये तीन वर्ण जिनमें आपके ये दोनों तो व्यंजन के रूप में, ये दोनों तो व्यंजन के रूप में, और यह आपके स्वर ध्वनि के रूप में। ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो हिंदी ने बाद में बनाए हैं। ये तीनों के तीनों वर्ण संस्कृत भाषा में प्रयुक्त नहीं होते थे। संस्कृत के किसी भी पाठ में, किसी भी कहानी, कविता या नाटक के आप अध्ययन करो तो आपको इन तीन में से किसी वर्ण का प्रयोग किया हुआ कोई शब्द दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जिस समय संस्कृत भाषा बन चुकी थी उस समय तीनों वर्ण अस्तित्व में ही नहीं थे। इसका तो हिंदी का जब विकास हुआ था 1050 विक्रम संवत के आसपास, उसके बाद हिंदी वालों ने अपनी सुविधा के लिए इन तीन वर्णों का निर्माण किया है, बाद में विकास किया है। इसलिए इन तीनों को कहा जाता है विकसित वर्ण। क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण। ये तो हो गए हमारे हिंदी में सामान्य के। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में शब्द लिखने के लिए विदेशी शब्दों के रूप में भी कर लिया करते हैं? तो उनकी मैं बात करना चाहूंगा। तो उन वर्णों की बात करें, देखो 5वें नंबर पे विदेशी स्वर। हाँ, विदेशी स्वर कितना होता है? 1। विदेशी स्वर कितना होता है? 1। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर चंद्रमा और बिंदु हो तो इसको तो कहते हैं चंद्र बिंदु। और इसी विदेशी स्वर का हमें दूसरा नाम मिलता है आगत स्वर। बाहर से आया है, वी का मतलब अन्य, देशी का मतलब देश का, दूसरे देश का स्वर है, मेहमान है, तो आप इसको कह सकते हो मेहमान स्वर। क्या कह सकते हैं? मेहमान स्वर। संख्या में कितना? 1। संख्या में कितना है? 1। और कौन सा है? जब चंद्रमा और बिंदु हो तो उसको तो कहते हैं चंद्र बिंदु। लेकिन जैसे मैं कहूं कि आके ऊपर मैंने सिर्फ चंद्रमा लगाया है, बिंदु मैं यहां पर नहीं लगाऊं, बिंदु मैं यहां पर नहीं लगाऊं, तो ये चंद्र बिंदु पूरी थोड़ी ना हो जाएगी। वापस से समझना, जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है आ और इसके ऊपर मैंने चंद्रमा तो लगा दिया, लेकिन यहां पर बिंदु मैं नहीं लगा रहा, तो ये चंद्र बिंदु पूरी हुई या आधी? आधी, बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं सरल शब्दों में अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। और अर्धचंद्र बिंदु को ही कहा जाता है क्या? आपका विदेशी स्वर या मेहमान स्वर या आगत स्वर। अर्धचंद्र बिंदु को ही कहा जाता है विदेशी स्वर, मेहमान स्वर या आगत स्वर। अर्धचंद्र बिंदु को ही कहा जाता है विदेशी स्वर या मेहमान स्वर या आगत स्वर। अर्धचंद्र बिंदु, यह नाम हमें याद रहता है, परीक्षा में यह नहीं देता। वो क्या देता है? विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर। और मेहमान या विदेशी या आगत स्वर कौन सा है? अर्धचंद्र बिंदु। संख्या में कितना? केवल 1। संख्या में कितना है? केवल 1। अब बात करते हैं, अब हिंदी में यदि विदेशी स्वर का ही प्रयोग होता है तो विदेशी व्यंजन भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे समझो एक बार, ये स्वरों के साथ में पढ़ी जाने वाली चीज हमने पढ़ी ये, और ये व्यंजनों के साथ पढ़ी जाने वाली चीज पढ़ ली। ये तो जो स्वरों में छोड़ते हैं अंतिम 2, और ये जो व्यंजनों में छोड़ रहे हैं अंतिम 4, तो अयोगवा है और संयुक्त अक्षर। उसके बाद में हिंदी का विकसित स्वर के रूप में पढ़ा तो विकसित व्यंजन के रूप में पढ़ लिया। अब ये विदेशी स्वर के रूप में पढ़ा तो विदेशी व्यंजन के रूप में भी देखो क्या होता है। विदेशी व्यंजन के रूप में मैं यहाँ लिख रहा हूँ विदेशी व्यंजन। और विदेशी व्यंजन की भी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। कब? जब मैंने आपको ये चारों तरफ की बिंदियां समझाई थी, तो उस समय इस नुक्ता वाले चिन्ह का मैंने जिक्र किया था कि हिंदी भाषा के 5 वर्ण राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के अनुसार ऐसे हैं जिनसे पहले यदि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है तो पांचों के पांचों वर्ण अरबी या फारसी भाषा के अर्थात विदेशी भाषा के माने जाते हैं। कौन कौन से हैं मैं एक बार वापस से बता रहा हूं। कै, ख, ग, जय और फे। यदि इनके पहले यह नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, यदि इनमें से किसी भी वर्ण से पहले यह जो नुक्ता चिन्ह है यह अगर हटा दिया जाए तो ये हिंदी भाषा के वर्ण होंगे, देवनागरी लिपि में लिखे हुए हिंदी भाषा के वर्ण होंगे। लेकिन यदि इनके नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाता है तो ये अरबी या फारसी भाषा के बन जाते हैं। कौन सी भाषा के बन जाते हैं मित्रों? अरबी फारसी भाषा के बन जाते हैं। अरबी या फारसी भाषा के बन जाते हैं। और ऐसा कहने वाले कौन हैं? सितारे हिंद। कौन है भाई ऐसे कहने वाले? सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा कि हिंदी भाषा के 5 वर्ण या देवनागरी लिपि के 5 वर्ण कै, ख, ग, जय और फे, इन 5 वर्णों से ठीक पहले यदि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है तो ये 5 वर्ण हिंदी भाषा के न माने जाकर अरबी फारसी के माने जाएंगे। अर्थात नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किए हुए वर्णों को अरबी फारसी का या विदेशी वर्ण कहा जाएगा। और ये व्यंजन ध्वनियां हैं, इसलिए इनको विदेशी व्यंजन कहा
जाता है। एक बार वापस से सुनना, हम बात करें 11 स्वरों की और 11 स्वरों के वर्गीकरण की। उसके बाद में हमने बात की 33 व्यंजनों की और 33 व्यंजनों के वर्गीकरण की। उसके बाद में हमने बात जो आरंभ करी थी वो हिंदी भाषा के कौन से वर्ण पढ़ रहे हैं हम, अन्य वर्ण पढ़ रहे हैं, अर्थात हिंदी लिखते समय या हिंदी को बोलते समय हिंदी साहित्य में बहुत प्रकार के हम रचनाएं करते हैं, गद्य विधाओं में है, पद्य विधाओं में है। तो हमें जिन जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं 11 और 33 के अलावा, उनका मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया है, जिसमें अयोगवाहों की संख्या 2, संयुक्त अक्षरों की संख्या 4, उसके बाद विकसित स्वर ध्वनि के रूप में एक अनुनासिक है, और आपके ताड़नजात कितने हैं 2, विदेशी स्वर कितना है 1, और विदेशी व्यंजन कितने आ चुके 5, विदेशी व्यंजन के रूप में कितने आ चुके 5। ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है मित्रों, ये आवश्यक चीजें हैं। और यहीं से अब अपना अगला टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो क्या करेंगे हम, इन वर्णों की संख्या से संबंधित हमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी भाषा में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो संख्या से संबंधित एक छोटा प्रश्न बनता है, एलडीसी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस संख्या से संबंधित कई कई किताबों वाले हमारे दिमाग में, जहन में एक भ्रम भी पैदा करते हैं। नया किताब का लेखक है या नई कोई किताब या नई कोई गाइड आ जाती है बाजार में, और उसमें 4 पन्ने अच्छे लिखे होते हैं, उसके अलावा बाकी सब कचरा होता है। हम उसका चुनाव कर लेते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए आत्मिक संतुष्टि तो मिल जाएगी, लेकिन जो सफलता हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए जो चुना है आपने बिल्कुल सही चुना है। आप निरंतर बने रहिए उत्कर्ष के इस लाइव क्लासेस के साथ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और आपने अभी तक भी हमारा जो यूट्यूब का ऐप है, ई उत्कर्ष ऐप है, इसे आपने डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये सारा मैटर जो अभी हमने बोर्ड पे देखा है, जो मैं व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सब चीजें पीडीएफ के फॉर्मेट में आप वहां उस ऐप से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो बिंदु शुरू कर रहे हैं उस बिंदु का नाम डालिए वर्णों की संख्या। ये एक छोटा सा बिंदु है 5 मिनट का, इसको भी आप एक बार देखिए। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और हमें पता नहीं होता, और हल्की सी अनभिज्ञता से ये गलत भी हो जाता है। क्या वर्णों की संख्या, देखो इसमें छोटे प्रश्न क्या बनते हैं और बड़े प्रश्न क्या बनते हैं, उन सबके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यहाँ समझने वाला बात नहीं है, यहाँ पर एक टेक्निकल की तरह पूरी की पूरी वर्णमाला को एक बोर्ड पे अपने को सेट करना है। कैसे, देखो सबसे पहले अगर हमें पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो जवाब कितना होगा 11। स्वर कितने होंगे 11। पहला प्रश्न छोटा सा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो जवाब क्या होगा 11। नंबर 2, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है, अगर हमें पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो जवाब कितना होगा 33। व्यंजन कितने होते हैं 33। और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो इनका योग आता है 44। इनका योग कितना आता है 44। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बहुत सरल बात है, ये भी क्या बताने की थी। बिल्कुल यह बताने की इसलिए है कि अब इसके संदर्भ में जो प्रश्न बनने वाले हैं वो पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए आपके सामने, क्या 44 होते हैं हिंदी में साधारण वर्ण। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में साधारण वर्णों की संख्या कितनी होगी, यदि हमसे सवाल किया जाता है कि हिंदी में साधारण वर्णों की संख्या कितनी होगी तो जवाब क्या होगा 44। आप चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं, पूछ लिया जा सकता है हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं या मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो भी हमारा जवाब क्या होगा 44। दोस्तों वापस से समझना, 44 हमें पता चल चुके हैं कि 44 वर्ण कौन कौन से हैं। तो 11 तो हैं आपके क्या स्वर, 11 तो क्या है आपके स्वर, और 33 क्या है हमारे व्यंजन। 11 और 33 को हम जोड़ेंगे तो कुल कितना योग आ चुका 44, जो क्या है हमारे हिंदी में कुल वर्ण या मूल वर्ण, साधारण वर्ण। साधारण वर्णों की संख्या पूछे तो 44, मूल वर्ण पूछे तो 44। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे, वो देखो क्या कह रहा है, अयोगवाह कितने होते हैं। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी अभी हमने पढ़ा है अयोगवाह की संख्या कितनी होती है 2। अयोगवाह कितने होते हैं 2। वापस से बता रहा हूं, अयोगवाह कितने होते हैं हमारे हिंदी में 2। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है 2। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्या, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं हिंदी में। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है 4। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है भाई 4 होती है। और इसके बाद में अगला जो तथ्य आता है वो आता है आपका क्या, ताड़न जात यदि पूछ लिए जाए हिंदी में ताड़न जात वर्ण कितने होते हैं, अड़े और अढे, तो वो भी कितने होते हैं 2। अब यहां से फिर एक बड़ा प्रश्न बनता है मित्रों, और वो बड़ा प्रश्न क्या बनता है वो सुनना।
हमें अब पता चल चुका कि 11 तो क्या है स्वर। ये इधर वाले जो मैं नाम लिख रहा हूं ये है छोटे प्रश्न जो बहुत सरल हैं, चांस कम बनते हैं। कुल संख्याएं हमें ज्यादा पूछी जाती है और कुल संख्या के प्रश्न में जो शब्दावली होती है उस एक एक शब्द पे गौर करने वाली बात है। देखो क्या सबसे पहला प्रश्न हमें पता चला हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी, बेझिझक हम जवाब दे सकते हैं 11। हमें यह भी पता चल चुका कि 11 कौन कौन से हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यह जो हिंदी की क्लास का सेगमेंट चल रहा है इस सेशन में हम एक एक छोटे से छोटे पहलू पर बहुत बारीकी से और विस्तार से चर्चा करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं कि एक को छोड़ते हुए हम दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पॉइंट पे चलेंगे ताकि हम कोई रिलेटेड करके चीजों को पढ़ सके। पहले पढ़ा हुआ ज्ञान हमें आगे काम आ रहा है, पहले पढ़ी हुई बातों को ही हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसी के अंदर घुसते चले जा रहे हैं और सब्जेक्ट को एक नया रूप देते हुए जा रहे हैं। हर चीज को ध्यान से समझो। हमने पढ़ लिया स्वर कितने होते हैं 11, कौन कौन से होते हैं पता है। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं 33, कौन कौन से हैं पता चल चुका। इनका विभाजन भी हमने पढ़ लिया। इन 11 और 33 को जोड़ा तो हमारे पास योग आया है कुल कितना 44। और ये 44 योग क्या है साधारण वर्ण। हिंदी में यह है क्या है साधारण वर्ण। अगर हमसे पूछे कि कितने होते हैं 44, मूल वर्ण कितने होते हैं तो जवाब क्या होगा 44। और कौन कौन से होंगे तो भी हम बता सकते हैं 11 33 का योग। आगे उसके बाद में आया कौन अयोगवाह कितने 2, संयुक्त अक्षर कितने 4 और ताड़नजात कितने 2। अयोगवाह 2, संयुक्त अक्षर कितने 4 और ताड़नजात कितने 2। अब इन 44 में इन 8 वर्णों को और जोड़ दूंगा। 44 के बाद में 45, 46 और 4 50 और 2 52। ध्यान देना मित्रों यहाँ पर संख्या कितनी हो चुकी है 52। यह होता है हिंदी में कुल वर्ण संख्या। अगला बड़ा प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। बड़ा सा फर्क है, ध्यान देना। अगर आपको साधारण वर्ण पूछे या साधारण वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है, हिंदी में साधारण वर्णों की संख्या होती है तो हमारा जवाब सदैव क्या होगा 44। यदि हमें पूछा जाता है हिंदी में कुल वर्ण होते हैं तो कुल वर्ण कितने होते हैं 52। और 52 कौन कौन से होंगे हमें यह भी पता चल चुका। हाँ बिल्कुल, तरीका अगर हमारा सही है, अगर हमने सही सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें पढ़ी हैं तो रटना कुछ नहीं है, अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। तो अयोगवाह तो कितने होते हैं 2, अयोगवाह तो कितने होते हैं 2 और संयुक्त अक्षर कितने होते हैं 4, ताड़नजात कितने होते हैं 2। तो 44 में जब ये 8 का योग करेंगे तो कुल कितने हो गए 52। और जो 52 की जो संख्या आ गई वो आ गई हमारे पास हिंदी में कुल वर्ण संख्या। और यदि मूल वर्ण पूछ लिए जाए तो मूल वर्ण होंगे 44 और कुल वर्ण पूछ लिए जाए तो वो कितने होते हैं 52। अब इसी के बाद ध्यान देना अगली एक लाइन और समझो। इसमें नंबर 6 पे मैं लिख रहा हूं क्या विदेशी वर्ण। मैंने क्या लिखा है दोस्तों विदेशी वर्ण। विदेशी वर्ण का मतलब क्या हुआ, वर्ण का नाम आते हैं हमारे जहन में दोनों चीजें आ जाएंगी, स्वर और व्यंजन। इन दोनों को हम एक नाम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे वर्ण। जब स्वर और व्यंजन दोनों का एक साथ जिक्र किया जाएगा तो क्या नाम से संबोधित किया जाएगा वर्ण के नाम से संबोधित किया जाएगा। अब मैंने कहा विदेशी वर्ण अर्थात विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन दोनों की बात करेंगे। कुल कितने होते हैं बताओ विदेशी वर्ण। एक तो स्वर था और 5 क्या है व्यंजन। कुल कितने होते हैं 6, अर्थात संख्या कितनी आनी चाहिए 6। लेकिन यहां पर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया भी था पहले कि एनसीईआरटी में विदेशी व्यंजन कितने माने गए थे 3 और एक आपका स्वर, अर्थात कुल कितने होंगे 4। अब वापस से समझो ये चीज क्या है विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजनों की संख्या हमने कितनी पढ़ी है 5। कौन कौन से क, ख, ग, जय और फे, ये 5 हमने पढ़े। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है ख, जय और फे। मैं आपके सामने वो तथ्य भी रख रहा हूं कि कल को आप कोई किताब पढ़ो या अन्य कोई प्रतियोगिता की कोई गाइड अगर आपने बाजार से चुन ली है और आपको यकीन नहीं आ रहा हो कि क्या पता सेगमेंट में जो दिया जा रहा है वो कम है, तो मैं एक चीज तो पहले बता देता हूं, इस प्रकार का भ्रम आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो दिया जा रहा है फुल एंड फाइनल और संपूर्ण दिया जा रहा है। आपको कोशिश की जा रही है कि एक टॉपिक से जुड़ती हुई संपूर्ण बातें आपको बता दी जाएं। इसमें जितने प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं उस प्रकार के प्रश्नों के बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूं और लगातार मैं वो बातें भी बता रहा हूं कि जहां से प्रश्न ज्यादा उठाए जाते हैं, कौन कौन से लेवल की परीक्षाओं में कौन कौन से भाग में से प्रश्न ज्यादा उठा सकता है। एग्जामिनर पेपर बनाने वाला जो होता है वो विद्यार्थियों की तरह नहीं सोचता। अगर विद्यार्थी पेपर बनाने वाले की तरह सोचने लग जाएं तो हम सबको सफलता मिल सकती है। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स की मैं बात कर रहा हूं तो एनसीईआरटी में कितने वर्ण माने विदेशी 3 और एक हमें पता है क्या स्वर जो अर्धचंद्र बिंदु था। तो इन 3 विदेशी व्यंजनों को और एक विदेशी स्वर को योग करके हमने क्या माना 4। तो 52 और 4 कितने हो जाएंगे 52 और 4 मित्रों हो जाएंगे कितने 56।
52 और 4 कितने हो जाएंगे 56। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी, हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी, बार बार बता रहा हूं, यह जो वर्णों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसका इस एक बोर्ड पे सभी प्रश्नों का आंसर मैंने लिख दिया। क्या क्या लिखा है वापस से सुनो, शुरू से बता रहा हूं। वर्णों की संख्या से संबंधित पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इधर जो मैंने नाम लिखे हैं ये छोटे प्रश्न हैं जो अधीनस्थ बोर्ड तक की परीक्षाओं के संदर्भ में हैं। ये वाले जो बड़े प्रश्न होते हैं इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मूल में शामिल होता है, कौन सा कुल में शामिल होता है, कौन सा मानक में आता है। ध्यान दो एक बार, अगर हमें पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमारा सदैव जवाब क्या होगा 11। स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं। कौन से होते हैं पता है। उसके बाद में व्यंजन कितने होते हैं 33। व्यंजन 33 और 11 स्वरों को जोड़ के हमने कितने बना लिए 44। यह जो संख्या आ रही है इसको क्या कहा जाता है साधारण वर्ण। क्या कहा जाता है भाई साधारण वर्ण। और इन्हीं को आप चाहो तो दूसरा नाम क्या दोगे मूल वर्ण। तो साधारण वर्ण यदि हमें पता है और पेपर में मिल जाए हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी और विकल्प 44 भी हो 52 भी हो और 56 भी हो तो भ्रमित हो जाते हैं। बहुत बार आते हैं ऐसे प्रश्न, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो प्रश्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑप्शन में क्या दे रहा है वो। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं। अब हमारे सामने समस्या आ गई, जब विकल्प में 44 भी हो, हाँ अगर ऐसे ही विकल्प दे दिए जाए जैसे 44 दे दिया 45 दे दिया 43 दे दिया और 46 दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में वर्णमाला में संख्या कितनी होगी तो हर कोई कर देगा 44। पेपर बनाने वाले को ये तो पता है कि डाटा तो ये याद करते हैं लेकिन याद करने का तरीका सही है क्या। तो पेपर में ऑप्शन कैसे देगा 44 देगा, आपको 52 दे देगा और आपको 56 दे देगा। अब ये तीनों 3 प्रश्नों के उत्तर हैं। अब हमें यह नहीं पता कि कौन से प्रश्न के संदर्भ में कौन से वाले विकल्प का हमें चयन करना है। तो ध्यान रखना स्वर और व्यंजनों को योग करके 44 करोगे तो आंसर आएगा साधारण वर्ण या मूल वर्ण वाले प्रश्न का। यदि इन 44 में 2 अयोग हुआ है, 4 संयुक्त अक्षर और 2 ताड़नजात जोड़ दिए जाएं तो कुल संख्या हो जाती है 52। जो प्रश्न होता है कौन सा हिंदी में कुल वर्ण यदि पूछे जाएं तो हमारा जवाब सदैव क्या रहेगा 52। और यदि विदेशी 4 वर्णों को और शामिल कर ले तो कुल संख्या कितनी हो जाती है 56। जो हमारा सवाल का आंसर होता है कौन से का मानक वर्ण का। यदि हिंदी में प्रश्न पूछ लिया जाता है या संख्या में प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, मानक का मतलब ये कि हम हिंदी भाषा का साहित्य जब लिखते हैं, कविताएं जब लिखते हैं, गद्य पद्य जब विधाओं में कोई रचना की जाती है तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनको मान्यता दी जा चुकी है मानकीकृत रूप के रूप में। तो मानकीकृत रूप में हम संख्या कितनी मानते हैं 56 मानते हैं। कितनी मानते हैं दोस्तों 56 मानते हैं। यह था वर्णमाला का साधारण सा परिचय। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के प्रकार, वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न और इसके बाद में इनका विभाजन हमने पढ़ा है कितने प्रकार में कौन कौन से बढ़ते हैं। वो सारी चीजें स्वर और व्यंजनों के संदर्भ में हमने बात की। उसके बाद में हमने जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा इनकी संख्या वाला। अब जो आगे भाग आता है, अभी वर्ण टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, मैं पहले बता देता हूं। अब हमारा जो कल की क्लास में जो शुरू होगा वो पॉइंट शुरू होगा इन्हीं वर्णों से। आगे का टॉपिक जो शुरू होगा वो क्या होगा, पहले तो इन वर्णों को आधा कैसे लिखा जाएगा, व्यंजन वर्णों को स्वर रहित कैसे किया जाता है वह वाली बात, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनका शब्दकोशीय क्रम या साहित्य कोश के अनुसार वर्णमाला का क्रम क्या होता है, और उसके बाद आगे वाले बिंदु पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।